हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। यूपीएससी सीसेट 2025 के लिए ये हमारी खास सीरीज है जिसमें हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करते हैं हर बार एक नया। वीक में 6 दिन आपको इस सीरीज के तहत लेक्चर मिलते हैं, जिसमें मंडे और ट्यूसडे को आपको क्वांट का लेक्चर मिलता है, यानी कि मैथ मंडे और ट्यूसडे को। और वेडनेसडे और थर्सडे को आपको रीजनिंग का लेक्चर मिलता है। ठीक है, वेडनेसडे और थर्सडे रीजनिंग। और फ्राइडे और सैटरडे को आपको यहाँ पे इंग्लिश का लेक्चर मिलता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो इस सीरीज से लगातार जुड़े रहिएगा। और बहुत सारी वीडियो डिटेल में भी हमारी चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें आप हमारे मतलब जितने कंसेप्ट हैं वो हमने कवर किए हुए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो हमारी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको ये लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, आज टॉपिक होगा परसेंटेज। और परसेंटेज में हमने देखो अलग अलग टाइप के कंसेप्ट डिस्कस कर लिए थे, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे सर कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवा दो, डाटा सफिशिएंसी टाइप। तो वो वाली वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज हम डाटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन है और कैसे उन्हें सोल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे कि जब भी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है तो वीडियो पॉज करके पहले खुद से बना के देखें, उसके बाद फिर आप मेरे साथ उसका आंसर मैच करें। ठीक है, देखो तो पहला क्वेश्चन क्या है। The question below is followed by two statement 1 and 2. You have to determine whether the data given in statement is sufficient for answering the question. ठीक है, अब क्या दे रखी है, पहले एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। क्या है? द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इज रुपीज 28,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ बी। तो ए का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना लेस या मोर होगा बी से। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ए की और बी की जो इनकम है वो 28 और 20,000 है। तो ये ए है, ये बी है। तो जो इनकम है वो 28,000 है और 20,000 है। ठीक है भाई, तो 30 से 30 कैंसिल, 2 से अगर ये 4 से काट दूं तो 7, और ये 4 से काट दूं तो 5। तो जो इनकी इनकम होगी वो 7:5 में होगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ए का बी से कितना ज्यादा है। अब पहली स्टेटमेंट जो है, देखो पहली स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, द सेविंग ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। जो ए की सेविंग है वो बी की सेविंग से 40% मोर है। यानी कि अगर मैं सेविंग की बात करूं तो बी की सेविंग अगर 100 है तो ए की 140 होगी। तो इसमें भी रेशियो कितना है, 7:5 है भाई। तो यहां भी रेशियो अगर 7:5 है और इनकम का रेशियो भी इतना ही है, सेविंग का भी इतना ही है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो भी सेम होगा हमेशा। अगर वही रेशियो इनकम का है, वही सेविंग का है, तो एक्सपेंडिचर का भी सेम होगा। तो हमें पता चल गया कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी से कितना ज्यादा है। तो ये कितना ज्यादा है, 2 बाई 5 इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। मतलब इस स्टेटमेंट से आंसर कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब दूसरी स्टेटमेंट पे चलिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, ए एंड बी बोथ स्पेंड 25% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनकम। दोनों 25%। अब देखो अगर ये 7:5 में है ए और बी की इनकम, ठीक है, ये इनकम है इनकी भाई, तो ये बोथ स्पेंड इतना, तो इसका 25% कितना होगा, 25 7 जा 1.75, इसका कितना होगा 1.25। अगर आप फिर से देखोगे तो इनके एक्सपेंडिचर में रेशियो भी 7:5 आएगा। समझ रहे हो ना? तो वही चीज यहाँ पे भी होगी। तो जो रेशियो इनकम में है वही सेविंग में, वही एक्सपेंडिचर में है, तो फिर यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। द डाटा आइदर इन स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बड़े इजीली इसको बना सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताइए, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि आप अपना वीडियो पॉज करके पहले खुद से बना के देखें, उसके बाद मेरे साथ आंसर मैच करें। है ना? क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। रुपीज एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट ए गोट 20% ऑफ द अमाउंट। ठीक है, ए को 20% ऑफ द अमाउंट मिला है। ठीक है, अगर टोटल एक्स है तो ये ए होगा, ये बी होगा। ठीक है, तो ए को कितना मिला, 0.2x, 20%, तो इसका इतना ही होगा। तो हु अमंग द गिवन 3 पर्सन रिसीव्ड द लीस्ट अमाउंट, तो सबसे कम अमाउंट किसको मिला। अब ये 3 स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से किससे ये पॉसिबल हो पाएगा। सबसे पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट चेक करते हैं। जैसे मैं पहली स्टेटमेंट चेक करूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है भाई कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी एंड सी इज 10% ऑफ द टोटल अमाउंट। मतलब बी का अमाउंट माइनस सी का अमाउंट दैट इज इक्वल टू, और बी हैज मोर अमाउंट देन सी,
तो b माइनस सी दैट इज इक्वल टू 0.1x। ठीक है भाई, 10% ऑफ द टोटल है ना, तो x टोटल है उसका, 10% 0.1 होगा। अब देखो यहाँ से b और c के पास टोटल अमाउंट 0.8x है, क्योंकि a का इतना है तो b और c के पास इतना ही बचेगा। अब अगर इन दोनों को मैं कंपेयर कर लूं तो इजीली मैं बता सकता हूं कि अगर b और c का 0.8x है और b माइनस सी 0.1x है, अगर मैं इनको सम भी कर दूं तो 2b इज इक्वल टू 0.9x, तो b की वैल्यू होगी 0.45x और जो c की वैल्यू होगी दैट इज 0.35x। ठीक है, तो a का इतना है, b का इतना है, c का, तो a को लिस्ट मिला, तो दैट मीन्स इस स्टेटमेंट से तो आंसर हो जाएगा, है ना। तो पहली स्टेटमेंट से आंसर बन जाएगा। लेकिन अब ऐसा ऑप्शन अगर नहीं दे रखा है, या तो सारी देखो ऑप्शन भी चेक करने जरूरी है। द डाटा इन स्टेटमेंट 1 2 3 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, the data in statement 1 alone is sufficient while data in statement 2 and 3 together is not sufficient. The data in statement 1 alone, 2 alone or 3 alone are sufficient. The data either in statement 1 alone or 2 alone is sufficient while data in statement 3 alone is। तो अलग अलग टाइप के ऑप्शन है, पहले एक बार सोल्व करके देख लेते हैं, पहले इंडिविजुअली सोल्व करो सारी। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी इज 7/9 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी। तो सी को मिलता है 7/9 ऑफ बी, तो बी उधर चला जाएगा, तो सी और बी का जो पार्ट होगा वो 7:9 में होगा। अब सी और बी का टोटल तो 0.8x है, तो यहाँ पे 0.8x 7:9 में डिवाइड होगा, तो 7 + 9 16 की वैल्यू 0.8x, तो 1 की वैल्यू 0.05x आ जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 0.8/16 x, यही होगा ना। तो 0.8 के नाम का नीचे 10 आ गया, तो ये 8 से गया 2, तो आप ये भी कह सकते हो कि 1/20x हो गया। ठीक है, कितना हो गया 1/, तो 7 की वैल्यू क्या होगी 7/20x, और 9 की वैल्यू क्या होगी, ये सी का पार्ट आ गया और ये बी का 9/20x, तो ये आ जाएगा 20 से गया 0.3 समथिंग और ये आएगा 0.4 समथिंग। तो दैट मीन्स यहां से भी पता चल गया, ए का पार्ट तो 0.2 है, तो इससे भी पता चल जाएगा, तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा। अब स्टेटमेंट नंबर 3 देखो भाई, the sum of the amount received by B and C is 80% of the total amount। ये बात तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि B और C का जो पार्ट है टोटल इतना, बट B का कितना C का कितना ये तो नहीं पता चलेगा स्टेटमेंट से, तो इससे आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। The data either in statement 1 alone or 2 alone is sufficient to answer the question while the data in statement 3 alone is not sufficient। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है सभी को, बना सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को फिर से बनाओ भाई। क्या है, फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन टू स्टेटमेंट एज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, तो यू हैव टू डिटरमाइन विच स्टेटमेंट इज आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। क्या कह रहा है, हाउ मेनी पीपल आर ट्रेवलिंग इन द बस, कि बस में कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं। अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, देखो भाई कि देर आर 25% वीमेन एंड 35% चिल्ड्रन पैसेंजर इन द बस। अब चिल्ड्रन में भी तो मेल फीमेल कुछ विमेन या कुछ होगा, ठीक है, या चिल्ड्रन अलग से हैं, तो मैन अलग वीमेन अलग चिल्ड्रन अलग, तीन वो हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देर आर 25% वीमेन, वीमेन कितनी है 25%, चिल्ड्रन कितने हैं 35%। ठीक है, लेकिन कुछ एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है ना, अगर तीन ही कैटेगरी है, सपोज यही तो होता है कि मैन है वीमेन और चिल्ड्रन है भाई, ऐसे ही काउंट किया होगा। ठीक है, मैन वीमेन और चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखें अगर चिल्ड्रन है तो मैन कितने बचेगा, ये 25 ये 35, तो मैन भी कितना बचा 45%। ठीक है, नहीं सॉरी, ये 25 35 70, तो 40% मैन। अब यहाँ पे कोई एग्जैक्ट डाटा तो नहीं था ना, ये तो परसेंटेज में है, तो इससे तो नहीं होगा। अब स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है, देर आर 148 मैन पैसेंजर। अब यहाँ पे बोल दिया कि मैन पैसेंजर 148 है। अब देखो यहाँ पे सिंपली अगर 148 मैन पैसेंजर है, अब इससे भी नहीं अकेले से बता सकते, लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैन यानी 40% की वैल्यू 148 आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू भी आ जाएगी, तो इससे ये सोल्व हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब कोई ये सोचे कि 35% चिल्ड्रन है सर, वो भी तो मेल और फीमेल, यार मेल फीमेल अलग है, यहाँ तीन ही कैटेगरी होंगी, मैन वीमेन और चिल्ड्रन, अगर इस तरीके से बोला है तो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, द डाटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है भाई, फाइंड द सेविंग ऑफ बी, बी की सेविंग बतानी है आपको। ठीक है,
तो सेविंग ऑफ बी बतानी है, तो पहली स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, एज सेविंग इज 25% ऑफ एज इनकम। ये ए है, ये बी है। अगर ए की इनकम सपोज 100 रुपए है, तो उसकी जो सेविंग है वो 25% है, यानी 25 रुपीज है। बीज इनकम इज 20% मोर देन एज इनकम, तो बी की इनकम 120 होगी अगर इसकी 100 है तो। सीज इनकम इज 16,000, सी की जो इनकम है 16,000 है। अब यहां से कैसे सेविंग बता दोगे, बी की कुछ डाटा ही नहीं है इतना, तो इस स्टेटमेंट से तो नहीं होगा अकेली से तो। अब स्टेटमेंट 2 पे चलो। एज इनकम इज 20,000, ए की जो इनकम है दैट इज 20,000, ठीक है भाई। एज सेविंग इज 20% लेस देन बीज सेविंग, ए की जो सेविंग है वो बी की सेविंग से लेस देन 20% है। अगर बी की सेविंग 100 रुपए है तो इसकी सेविंग 80 रुपीज है, ठीक है। ए स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, तो अब यहां से हो जाएगा, देखो अगर वो 75% क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो सेविंग कितनी होगी 25%, तो 20,000 का 25% होगा 5,000, तो 80 की वैल्यू 5,000 है तो 100 की वैल्यू आ जाएगी। 80 की वैल्यू है 5,000 तो 100 की वैल्यू आ जाएगी, बी की सेविंग तो इतनी ही है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से आंसर बन जाएगा। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द डाटा इन स्टेटमेंट 2 alone is sufficient to answer the question while the data in statement 1 alone is not sufficient to answer the question। ठीक है भाई, बना पाओगे आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। The question consists of two statements, number 1 and 2 given below it. You have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question. अब पहले क्वेश्चन देखो क्या, फाइंड द पासिंग परसेंटेज इन द एग्जामिनेशन, पासिंग परसेंटेज बताना है आपको। अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, देखो पहले, नीरज स्कोर्ड 30% ऑफ टोटल मार्क्स, नीरज के जो मार्क्स हैं वो 30% है भैया, ठीक है। नमन स्कोर्ड, नमन का जो स्कोर है दैट इज 250 मार्क्स, 252 मार्क्स, विच इज 72 मार्क्स मोर देन दैट ऑफ मार्क्स ऑफ द नीरज। तो यानी कि अगर नीरज के मार्क्स में 72 ऐड कर दें तो दैट इज इक्वल टू नमन मार्क्स, तो यहां से 30% की वैल्यू आ गई 180, ठीक है भाई। बट इससे पासिंग परसेंटेज तो नहीं पता चला ना, यहां से 1% की वैल्यू आ गई कितनी 6, लेकिन पासिंग परसेंटेज तो पासिंग मार्क्स ही नहीं पता तो कैसे पता चलेंगे, तो स्टेटमेंट 1 से तो नहीं होगा। फिर स्टेटमेंट 2 देखो क्या कह रही है कि नीरज स्कोर्ड 30 मार्क्स लेस देन द पासिंग मार्क्स। अब नीरज के जो मार्क्स हैं, नीरज के जो मार्क्स हैं दैट इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स से 30 लेस है। अब यहां से भी पासिंग परसेंटेज नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दूंगा तो यहां नीरज के मार्क्स हैं कितने 30%, तो 30% इज इक्वल टू पासिंग -30, लेकिन 1% की वैल्यू 6 है, तो पासिंग परसेंटेज पूछिए तो 30 को अगर परसेंटेज में बदलोगे तो 30/6 5%, ये उधर जाके ऐड होगा, तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे 35%। तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर के आप आंसर कर सकते हो। तो द डाटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, बात समझ पाए, बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन अ लाइब्रेरी 2/5 ऑफ द बुक्स आर फिक्शन नॉवेल्स, ठीक है, जो 2/5 बुक हैं वो फिक्शन नॉवल है, ठीक है। 1/6 ऑफ द बुक आर रेफरेंस बुक, 1/6 जो बुक है वो रेफरेंस बुक है भाई। हाफ ऑफ द बुक आर हार्ड कवर्स, हाफ जो बुक है वो हार्ड कवर बुक है, ठीक है। 3/4 ऑफ द बुक आर बोरोड बाय अडल्ट, 3/4 जो है वो बोरोड बाय अडल्ट है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेनली करेक्ट। अब देखो ऐसी चीजों में ना हमेशा एज्यूम कर लो, क्योंकि बार बार फ्रैक्शन में खेलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये 5 है, 6 है, 2 है, 4 है, इनकी कोई मल्टीपल वैल्यू ले लो, इनका अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, तो 120 की मल्टीपल कुछ भी मान लीजिए 1200 बुक है टोटल, तो ये जो फिक्शन नोवेल होंगी तो इसका 120 240, तो ये 480 होंगी, इसका 1/6 लोगे 1200 का तो ये 200 होगी, तो हार्डकोर कितनी होंगी 600, और बोरोड बाय अडल्ट कितनी हो जाएंगी 4 से गया तो ये 900,
ठीक है, अब आप ऑप्शंस को चेक कर सकते हो। पहला ऑप्शन है ऑल रेफरेंस बुक्स आर हार्ड कवर्स, तो रेफरेंस बुक कितनी है 200, हार्ड कवर कितनी है 600। भाई टोटल तो 1200 है ना, जरूरी थोड़ा है कि 200 की 200 वो हार्ड कवर होंगी, पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये करेक्ट नहीं है। सम फिक्शन नॉवेल्स आर बोरोड बाय अडल्ट, अब फिक्शन नॉवल है 480, बोरोड बाय अडल्ट है 900। अब देखो 480 और 900 अगर दोनों अलग अलग हैं तो टोटल बुक कितनी होनी चाहिए, बट टोटल बुक तो 1200 ही है, तो दैट मीन्स दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो यही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, यही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो, ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया दिमाग लगा के सोल्व करिएगा। ठीक है, जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन आपके लिए रखा है, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना। बट देखो, मैं अलग अलग टाइप के बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ, कोई भी रिपीटेड नहीं है। कितने साल से हम सीसेट पढ़ा रहे हैं, कभी रिपीटेशन नहीं लेकर के आते। पीवाईक्यू तो रिपीट होंगे भाई, वो तो मैं भी चेंज नहीं कर सकता है ना, लेकिन अदरवाइज बाकी क्वेश्चन रिपीटेशन नहीं है। तो बार बार अच्छी प्रैक्टिस करने को मिल रही है, इसलिए आप हमसे जुड़िए, लगातार वीडियोस को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी करना है। ठीक है, चलो, ये हमारा यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स भी है, इसमें हम आपको 100 घंटे पढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें आपको कंसेप्ट क्लास मिलेंगी, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, यूपीएससी के पिछले 6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी कवर्ड है, साथ में टेस्ट सीरीज है जिसमें आपका सेक्शनल, फुल एंड टॉपिक वाइज सारे टेस्ट हैं, वीकली लाइव डाउट सेशन होते हैं, लाइव रिवीजन, ये सारी रिकॉर्डेड होंगी, ये लाइव क्लास होंगी। और ये इस बैच की फैकल्टी है, बहुत ही अफोर्डेबल फी में अवेलेबल है। और आपको इसके लिए क्या करना है, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, या फिर आपको सिंपली देखो, मैं बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ क्या करना है आपको। ठीक है, गूगल पे आप सिंपली टाइप करेंगे edutap.co.in या edutap.in, ठीक है, तो आपके सामने ये हमारी वेबसाइट खुलेगी। अब आप यहाँ कोर्सेज पे जाएंगे तो ये देखो सीसेट का कोर्स, ठीक है, तो यहाँ सीसेट का कोर्स आपको ओपन करना है। ये देखो, ये हमारा आपका कोर्स अवेलेबल है, इस पे आपको 70% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये डिफरेंट डिफरेंट वैलिडिटी में अवेलेबल है, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, 30 मंथ। ठीक है, तो आप इसे जरूर देखिएगा। और ये डेमो लेक्चर भी है, यहीं पे डेमो लेसन आप जरूर लगा लें पहले, ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि बिना ट्रस्ट के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप इसमें, ठीक है, आप इसमें इनरोल करें, पढ़ें इनको, और बाकी सारी जितनी भी मतलब इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से ले लें। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह चाहिए, नहीं मिल रहे हैं, तो देखो एग्जाम्स पे जाएंगे, यहाँ सीसेट पे क्लिक करेंगे, तो आपको सीसेट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन हमारे पेज पे मिलेगी। क्या ये पेपर है, क्या 2025 की एग्जाम डेट है, क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, ठीक है, क्या पैटर्न रहता है सीसेट का, कितने मार्क्स लेने होते हैं, क्या ट्रेंड है पिछले साल के पेपर्स का, ठीक है भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए किस सब्जेक्ट से। फिर यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक मिल जा रहा है आपको, पिछले 6-7 साल के पेपर मिल जाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में, मैं उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और आगे आने वाली इन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।